हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम एक चैप्टर इको में कर रहे थे, चैप्टर नंबर 8 ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था। चैप्टर का नाम जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। इसमें हमने ह्यूमन कैपिटल का मतलब पढ़ा, फिर हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब पढ़ा और आगे चैप्टर को प्रोसीड हम ऑलरेडी कर चुके। ह्यूमन कैपिटल का मतलब आपको बताया था कि हमारे पास एक पॉइंट ऑफ टाइम में, हमारे पास मतलब हमारे कंट्री की बात हो रही है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितने स्किल्ड और एक्सपर्टीज लोग अवेलेबल हैं, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि उन एक्सपर्टीज लोगों में या उन स्किल्ड पर्सन में एक साल में या एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना इंक्रीमेंट हुआ, उस इंक्रीज को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? इसमें हमने ह्यूमन कैपिटल का मतलब पढ़ा, फिर हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फिर उसके बाद हमने पढ़ी फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होती है? प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब मशीनों की बात हो रही है, जो चीजें पहले ही प्रोड्यूस करी गई हैं और उससे प्रोडक्टिविटी हो रही है, दैट इज मशीन्स। फिर हमने पढ़ा फाइनेंशियल कैपिटल, यानी कि उन फिजिकल कैपिटल की मॉनेटरी वैल्यू को फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, यानी कि मशीनें जो है उनकी पेपर वैल्यू कितनी है उसको हम फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा क्या कि ह्यूमन कैपिटल को कैसे हम रिसोर्स बना सकते हैं, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। हमने पढ़े थे वहां पे 6 तरीके जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई थी ऑसम एक्सपेंडिचर क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था क्या ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। अगर आपको ये चीजें दोबारा से रिवाइज करनी है, आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। फिर हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था, दैट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि स्किल्ड लोग डेवलप कर रहे हैं हम, इनकी डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हमें क्या प्रॉब्लम है वो हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक है, इसे अंडरलाइन कर लेना बेटा, नोट्स में अंडरलाइन नहीं है ये, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। बेटा अगर कोई एजुकेशन एक्वायर कर रहा है तो उससे क्या फायदे होंगे, उस इंडिविजुअल को और हमारी सोसाइटी दोनों को क्या क्या फायदे होने वाले हैं एजुकेशन से। ये सब फायदे आप भी एक्वायर कर सकते हैं अगर आप एजुकेटेड होंगे। नंबर 1, एजुकेशन प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। बताओ बेटा, अगर एजुकेटेड होगा कोई, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है या नहीं? रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी एज वेल एज द फैमिली। हर एजुकेटेड पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। दूसरा, एजुकेशन डेवलप्स ह्यूमन पर्सनालिटी। एजुकेशन क्या डेवलप करती है? एक ह्यूमन की पर्सनालिटी। आप सब जानते हैं जो एजुकेटेड पर्सन होगा उसे आप दूर से देख के रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसका बोलने का तरीका, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका वॉकिंग सेंस, सब जो है वो एक अनएजुकेटेड पर्सन से अलग होगा और बेटर होगा। नंबर 3, एजुकेशन प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड्स ऑफ द सिटीजन। कह रहे एजुकेशन क्या प्रमोट करती है? आपके कल्चरल स्टैंडर्ड, यानी कि किस सिचुएशन में, किस कल्चर में कैसे बिहेव करना है, वो एजुकेशन आपको सिखा देती है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे और आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और जहां पे दूसरे कल्चर को माना जाता है, आप उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप एजुकेटेड होंगे। अगर हम एजुकेटेड नहीं होते और हम कहीं और जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे भाई हमें तो अपना ही पसंद है। ऐसी बिहेवियर कौन करता है? जो एजुकेटेड नहीं होता। आप जानते हैं जब कोई इधर दूसरे स्टेट से आपके पास आता है, अगर वो एजुकेटेड है, ही विल इजीली अडॉप्ट योर कल्चर, और अगर एजुकेटेड नहीं है तो क्या कहते हैं, अरे हम तो देशी ही हैं। मतलब वो ऐसा बिहेवियर करते हैं, दैट शोज द लेवल ऑफ एजुकेशन। नंबर 4, एजुकेशन डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन से क्या डेवलप होता है? साइंस और टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली। और लास्ट पॉइंट, एजुकेशन हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट through which there is greater participation of people in the process of growth and development। कह रहे एजुकेशन हेल्प करती है किस चीज में? इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। इकोनॉमी की डेवलपमेंट में कैसे? जब कोई एजुकेटेड होगा तो वो हमेशा पार्टिसिपेट करेगा प्रोडक्शन प्रोसेस में,
अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करूंगा या नहीं करूंगा? वो प्रोडक्शन प्रोसेस जरूरी नहीं है कि मैं कोई चीज ही बना रहा हूं. प्रोडक्शन कैन बी एनी सर्विस, प्रोडक्शन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विस. और प्रोडक्शन अगर हम गुड्स या सर्विस की नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं? हम एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, ओनर भी हो सकते हैं. जरूरी थोड़ी है कि प्रोडक्शन का मतलब कोई चीज बनाना ही है. तो जब कोई एजुकेटेड होगा, he will always contribute to the production, and if anyone contributes to the production, that will result in growth of the economy. क्लियर? तो एजुकेशन से हमने 5 फायदे पढ़े. पहला, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन डेवलप होता है, ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलप होती है, कल्चरल स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोट होती है एजुकेशन से, और लास्ट, इट promotes economic development. आपकी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी because everyone participates in the production process. Clear? Next, important question समझना किस तरह से आ सकता है पेपर में. What is the need for government intervention in education and health? ध्यान से समझेंगे. टॉपिक को चैप्टर से रिलेट करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं बच्चा कहता है सर क्वेश्चन समझ आ गया था, मैं बना के लिखाया. इधर समझना चैप्टर कैसे रिलेट कर रहा है. इन्होंने क्या कहा था, इधर देखेंगे बेटा कि कोई भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको करनी है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमें उसको नॉलेजेबल बनाना है, उसको स्किल्स एक्वायर कराने हैं, और साथ में एक पॉइंट और बोला था कि उसकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए. हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. क्योंकि जब तक दिमाग अच्छा है, स्किल्स हैं और आप हेल्दी नहीं है, यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट योर मैक्सिमम. आप अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए हमने 2 चीजों पे कहा था फोकस रखने को, एक हेल्थ और एक एजुकेशन. तो यही क्वेश्चन है कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यानी इंटरफेरेंस जरूरी क्यों है. ध्यान से समझेंगे क्यों रीजन है, क्यों है जरूरी, उसका रीजन बताना है. यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स में, या इसको 4 में भी बना सकते हैं. पहला क्या है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे. क्या रीजन है गवर्नमेंट के आने का, सुनना. हमारे जो एजुकेशन और हेल्थ इंस्टीट्यूट है उनका सेटअप कॉस्ट बहुत हैवी है. एक स्कूल या एक हॉस्पिटल बनाने में पहले तो जगह बहुत बड़ी चाहिए, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एज वेल एज उसकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसको चलाने का खर्चा भी बहुत होता है. भाई अगर स्कूल की बात करें तो पहले बिल्डिंग बनाना बहुत महंगा, उसके बाद टीचर्स अपॉइंट करेंगे, उनकी सैलरी, मेंटेनेंस स्टाफ रखेंगे, उसकी सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं. तो हमारे को प्रॉब्लम क्या है हेल्थ और एजुकेशन में कि ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज्यादा है और क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत है. तो अगर प्राइवेट सेक्टर इन दोनों सेगमेंट में आएगा तो प्राइवेट सेक्टर विल डिमांड हाई प्राइस, चार्ज हाई प्राइस फॉर अर्निंग प्रॉफिट. और अगर ऐसा होगा मेनी ऑफ द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैज टू इंटरफेयर इन द हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर. इसी वजह से गवर्नमेंट का आना जरूरी है. समझ आ गया. 3 पॉइंट यहां लिखे, 4th पॉइंट हम लिख लेंगे. पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है. द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर इन्वॉल्व ह्यूज इन्वेस्टमेंट एज वेल एज हाई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर. कह रहे इन्वेस्टमेंट भी बहुत है और फिक्स्ड एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा है. द प्राइवेट सेक्टर वुड नॉट इन्वेस्ट ऑन हेल्थ and education sector unless they are able to cover their cost by charging high price for their service. कह रहे हैं वो तब तक इसमें एंटर नहीं करेंगे जब तक वो इससे हाई प्राइस चार्ज ना कर ले. Poor people of the country cannot afford high price for education and health. वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. Therefore आप लिख लें या hence या therefore क्या लिखेंगे, hence और therefore government should interfere hence government should interfere in health and education sector. Clear?
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इज इट ओके? आगे चलते हैं। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। देखो अभी तो पहले टॉपिक क्या पढ़ा अभी हमने कि गवर्नमेंट को क्यों आना चाहिए हेल्थ और एजुकेशन में। अब बता रहे हैं गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या काम कर चुका है। गवर्नमेंट ने क्या किया है अब तक, कौन से सेक्टर में? एजुकेशन से। फिर बाद में हेल्थ का भी बताएंगे। एजुकेशन सेक्टर में सबसे पहला एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। तो देखो बेटा टॉपिक का सीक्वेंस लिख रहा हूं यहाँ पे, यहां से टॉपिक का पूरा सीक्वेंस चेंज हुआ है। क्या है? नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। तो पहले तो हमने समझ लिया क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है और अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो पैसे चार्ज करेगा, इसलिए गवर्नमेंट का, और पैसे चार्ज करेगा तो मेनी पीपल या पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट, देयरफॉर गवर्नमेंट का होना जरूरी है। अब गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया तो गवर्नमेंट ने क्या क्या ऑलरेडी कर दिया है किसकी ग्रोथ के लिए? एजुकेशन सेक्टर की। तो टॉपिक है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ के लिए क्या क्या ऑलरेडी पॉइंट हम कवर कर चुकी है हमारी गवर्नमेंट। नंबर 1 एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। हमारी गवर्नमेंट ने जनरल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, जिस वजह से हमारे देश में एजुकेटेड वर्कर्स या एजुकेटेड पर्सन का नंबर ऑफ काउंट बढ़ रहा है। देखो क्या लिखते हैं, देयर हैज बीन सब्सटैंशियल इंक्रीज इन जनरल एजुकेशन during the 5-year plan. In 1951 hardly 18.3% of the total population was literate, but in 2011 it has reached to 74.04%. कौन सी एजुकेशन? जनरल एजुकेशन, यानी बेसिक आप कह सकते हैं अप टू 5th, मतलब प्राइमरी एजुकेशन। अब प्राइमरी का आगे आएगा बेटा, यहाँ पे एक्चुअल में प्राइमरी भी नहीं कह सकते हम। जनरल एजुकेशन मतलब अगर हम कहें कि किसी को कैसे रहना है, कैसे सोसाइटी में सरवाइव करना है, दैट इज द जनरल एजुकेशन। वो जनरल एजुकेशन ऑलमोस्ट 74.04% को मिल चुकी है। नंबर 2 क्या लिखा है? एलिमेंट्री एजुकेशन यहां पे आती है 1st to 8th। देखो क्या लिखते हैं, दूसरा हमारी गवर्नमेंट ने किस में सपोर्ट किया है? एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। और एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब हम यही लिख लेते हैं फ्रॉम 1st to 8th। ठीक है, अब मुझे याद रखने हैं क्योंकि हेडिंग के अंदर भी क्या लिखा होगा, तो उसलिए मैंने लिख दिया फ्रॉम 1st क्लास टू 8th क्लास। एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स स्टूडेंट फ्रॉम 1st to 8th, दैट इज प्राइमरी एंड मिडिल, इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन की बात हो रही है। द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स have increased considerably, full stop। कह रहे बहुत ज्यादा बड़े हैं कौन से स्कूल? प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इन द फर्स्ट 5-year plan it was 2.23 lakh and during the last 5-year plan it has increased to 12.70 lakhs। जो काउंट था वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, पहले सिर्फ 2.23 लाख स्कूल्स थे, अभी 12.70 लाख के काउंट में पहुंच चुके हैं। क्लियर हो गई बात? तो बेटा हम साथ साथ डेटा को अगर मैनेज करते चले, यहाँ पे कितने % लोग एजुकेटेड थे, हम कंपेयर करेंगे 1951 से 2011 को, राइट? कितने % थे? 18.33 टू 74.04%। और यहाँ पे 1st to 8th एलिमेंट्री स्कूल्स जो है, मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स कितने थे पहले? 2.23 lakhs and it has increased to 12.70 lakhs। Is it okay? आगे चलते हैं। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी मीन्स योर कैटेगरी 10th to 12th। थर्ड पॉइंट, सेकेंडरी and senior secondary education।
ये कितनी है, देखो क्या लिखते हैं, देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, full stop. During the first 5-year plan it was 74,000 and during the last 5-year plan it was increased to 2.52 lakhs. तो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट 5-year प्लान में ये जो हमारे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स थे, they were only 74K and now it is 2.52 lakhs. तो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी में भी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम फर्स्ट 5-year प्लान टू लास्ट 5-year प्लान, या 2011 तक कितना हो गया है, 2.52 lakhs. अब बात होती है इसके बाद कौन सी एजुकेशन की, हायर एजुकेशन. बेटा हायर एजुकेशन आप समझते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में चलते हैं. तो हायर एजुकेशन में कौन सी आने वाली है आपकी, यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन. ये भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, पढ़ते हैं. देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस हायर एजुकेशन शोड अ कन्विंसिंग ग्रोथ ओवर टाइम. कह रहे टाइम के साथ साथ उसमें भी कन्विंसिंग ग्रोथ देखने को मिली है. द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैव इंक्रीज फ्रॉम 27 टू 799 सिंस इंडिपेंडेंस. तो हमारी सेकेंडरी यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन है ये, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन, इसमें 799 से कितनी हो गई है, ये 79, सॉरी ओके माय मिस्टेक, 27 से 799 यूनिवर्सिटीज डेवलप हो गई है. यहाँ पे बच्चे इसको शायद मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, कॉलेज नहीं बोले मैंने, यूनिवर्सिटीज बोली. अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल लें, एज पर सहारनपुर, यहाँ पे ज्यादातर यूनिवर्सिटी से जो बिलोंग कर रहे हैं दैट इज सीसीएस यूनिवर्सिटी. यहाँ हमारे शहर में मैक्सिमम कॉलेजेस सीसीएस यूनिवर्सिटीज हैं. और अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी को कंफ्यूज कर रहा है तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे आप कह सकते हैं यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड. हमारे जितने भी स्कूल्स हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, वो सीबीएसई से एफिलिएटेड है. ऐसे ही जितने कॉलेजेस हैं वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं. इसका मतलब 799 बोर्ड्स बन चुके हैं. अगर आप इसको उससे कंपेयर करें तो 799 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर मेनी टाइम्स मोर, बहुत गुना ज्यादा है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी अपने 100 150 कॉलेज खोल के बैठी है ऑलरेडी. तो बहुत ज्यादा काउंट है इस कॉलेजेस की बात करें. दीज आर यूनिवर्सिटीज. आगे चलते हैं, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. बेटा वोकेशनलाइजेशन का मतलब आपको कई बार बता दिया है अब तो. यस, आपकी जो सेकेंडरी एजुकेशन है बेटा, सेकेंडरी एजुकेशन कौन सी है बताएंगे, जो आप कर रहे हैं इस टाइम. यू आर इन सेकेंडरी क्लास, सेकेंडरी इन द सेंस कि सीनियर सेकेंडरी में है आप. अब इसमें जो एजुकेशन है उसको वोकेशनलाइज यानी प्रैक्टिकल किया जा रहा है. अब हमें सिर्फ थियोरेटिकली नॉलेज पर्सन नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर हाफ पैक्ड. कल पढ़ा था, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाफ बैक ग्रेजुएट. दे हैव थियोरेटिकल नॉलेज बट दे डू नॉट हैव प्रैक्टिकल नॉलेज. तो उसके लिए अब हमें वोकेशनलाइज करना है एजुकेशन को. पढ़ते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट has paid a huge attention towards vocationalization by giving financial assistance to those schools who have started vocational courses. कह रहे गवर्नमेंट कह रही है हम फंडिंग देंगे, आप वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट करिए, यानी कि प्रोफेशनल कोर्स. Vocational course have been introduced in the areas of engineering, technology, health, agriculture, trade and commerce. कह रहे हर फील्ड में हमने वोकेशनलाइज को इंट्रोड्यूस कर दिया है. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता है क्या है, ये जो आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल होते हैं. अब देखो कैमरे के सामने है, बट कई बार हमें ये सच सबको पता है कि ये प्रैक्टिकल जो हो रहे हैं ये तरीके से नहीं हो रहे. अदरवाइज ये प्रैक्टिकल की तरह हो तो हर बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली हैंडल करना आ जाएगा. अगर हम एक नॉर्मल सब्जेक्ट की बात करें, चाहे अकाउंट्स की, चाहे इकोनॉमिक्स की, चाहे बिजनेस की, आपका जो भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है, आपको क्या कहते हैं, ये जिस पे फाइल बनी है उस पे पढ़ाना. बट प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होना चाहिए. जो आपको एक्चुअल में पढ़ाया गया है उसमें से कोई भी चीज प्रैक्टिकली करा के देख लें आपसे. अब प्रैक्टिकली करा के क्या देख लें, आपको सपोज अगर हम इको सब्जेक्ट की ही बात करें, आपने सारे चैप्टर पढ़े हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी पढ़ा है, गवर्नमेंट बजट भी पढ़ा है, आपने और भी बहुत सारे
पढ़े हैं, जैसे बैंकिंग भी पढ़ा है, आपसे प्रैक्टिकली पूछ ले आज का जीडीपी रेट क्या चल रहा है, व्हाट इज द करंट पॉलिसी दैट आरबीआई इज फॉलोइंग, मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, व्हाट इज इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, सब पढ़ा है हमने प्रैक्टिकली। वहां पे अगर कुछ भी पूछ ले जाए, बच्चा एक बार तो परेशान होगा, दूसरी बार से उसको आदत पड़ जाएगी कि हमें प्रैक्टिकली पढ़ के जाना है। अकाउंट्स की बात करें, आपसे अकाउंट्स का प्रैक्टिकल कैसे लिया जाना चाहिए, आपको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पकड़ा दे, कह इसमें से निकाल के दिखाओ करंट रेशियो कैसे निकालोगे, 4 पेज की बैलेंस शीट होगी, बट बच्चे को समझ तो आनी शुरू होगी। अभी क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है वो सॉल्व करवा रहे हैं, अरे क्वेश्चन तो बुक में भी है ना, तो फिर से प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल थोड़ी रखा आपने। तो दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज प्लानिंग, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कि उसको प्रैक्टिकली किया जाए। क्लियर, आगे चलते हैं। तो इसमें हम मेन पॉइंट क्या कर सकते हैं बेटा याद करने के लिए, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है किसको, टू स्कूल्स, कौन से स्कूल्स, हु आर प्रोवाइडिंग वोकेशनल कोर्सेज, उन स्कूल्स को जो वोकेशनल कोर्सेज करा रहे हैं, और वोकेशनल कोर्सेज आर इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सेट्रा, सब लिख देना, उसमें एक्सेट्रा लगा देना। नेक्स्ट, टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन, टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन। कह रहे हैं गवर्नमेंट ने इन तीनों फील्ड में भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी शुरू करी है। बेटा टॉपिक क्या चल रहा है उसको याद रखना कि एजुकेशन की ग्रोथ के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो पढ़ते हैं, सिंस इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग टेक्निकल प्रोफेशनल education have increased significantly. The admission capacity of these institution is 15 lakh students per year. कह रहे हमारे इंस्टीट्यूट्स जो टेक्निकल, मेडिकल और एग्रीकल्चर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। They have increased many times and they are providing more than 15 lakh seats every year. 15 लाख बच्चे हर साल पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट होते हैं। यानी कि हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना है हर ईयर का, 15 लाख। आगे बढ़ते हैं, मेनी रिसर्च सेंचुरीज एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैव आल्सो बीन सेट अप इन द कंट्री टू स्प्रेड टेक्निकल एजुकेशन इन रूरल एरियाज। कह रहे रूरल एरिया में भी हमने यूनिवर्सिटी सेटअप कराई है जिससे कि वहां के लोग भी टेक्निकल चीजों को सीख पाए। इज इट ओके? तो काफी यूनिवर्सिटी सेटअप हुई है, काफी इंस्टीट्यूट सेटअप हुए हैं, क्या प्रोवाइड करने के लिए, टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन इवन टू द रूरल एरियाज दैट आर प्रोवाइडिंग हाउ मेनी कैंडिडेट्स, हाउ मेनी सीट्स, 15 लाख पर सीट्स या कैंडिडेट्स पर ईयर। क्या लिखा है, 15 लाख स्टूडेंट्स पर ईयर। क्लियर बेटा? इस तरह की समरी जरूर बनाया करें कि इसके अंदर एक्चुअल मैटर है क्या हमारा। नहीं, आगे चलते हैं। रूरल एजुकेशन, गवर्नमेंट ने एक और काम किया है कि गवर्नमेंट ने रूरल एरिया में एजुकेशन प्रोवाइड करनी शुरू करी है, खासकर टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट इज एससी एंड एसटी कैटेगरी। पढ़ते हैं, रूरल एरियाज हैव आल्सो विटनेस्ड वाइड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। कह रहे रूरल एरिया में भी एजुकेशन बहुत स्प्रेड करी गई है। नेशनल रूरल Higher Education Council have been set up to promote education among the children of SC and ST category free of cost in all areas. इन्हें free of cost education provide करी जा रही है। Free education किसको? Especially to SC and ST categories. Right? Next क्या है? Adult and फीमेल एजुकेशन। क्या गवर्नमेंट ने एडल्ट और फीमेल एजुकेशन के लिए भी काफी स्टेप्स लिए हैं कि इनको भी पढ़ाना जरूरी है। इसी में एक स्कीम भी लॉन्च करी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इस चैनल के थ्रू गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि फीमेल एजुकेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में फीमेल एजुकेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट नहीं किया जा रहा था। वो अब भी कुछ लोग ऐसी सोच रखते हैं कि
8, 10th या 12th कर ली, बहुत है, इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे। अब बस तुम्हारी तैयारी करते हैं शादी की। हम सब एक ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं जहां पे ऐसी बात बहुत कम देखने को मिलती है, बट आज भी अगर आप थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया में जाएंगे तो ये चीजें बहुत कॉमन है। वो 10th और 12th के बाद क्या कहते हैं, बस बहुत हो गया। जितना उनका एडमिशन रेशियो होता है उनसे ज्यादा उसका ड्रॉप आउट रेशियो होता है। मतलब जितने वो एडमिशन करवाते हैं ना अपने बच्चों के, उससे ज्यादा उनका ड्रॉप आउट करे, छोड़ो बस हो गया बहुत है। और ये खासकर आप बैकवर्ड एरियाज में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऑन चैनल पे नहीं बता सकता, बट मैं आपको लाइव एग्जांपल बता दूंगा। हमारे शहर में भी ये बहुत कॉमन है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन ऑर्डर टू इरेडिकेट इलिटरेसी, अगर गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो इरेडिकेट यानी खत्म कर सके इलिटरेसी को अमंग एडल्ट, स्पेशल अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन के प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, लाइक नेशनल लिटरेसी मिशन, जहां पे फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। वुमेन एजुकेशन काउंसिल वर सेट अप टू प्रमोट एजुकेशन अमंग एडल्ट्स एंड वुमेन्स। दोनों के लिए क्या बनाया गया है, एजुकेशन काउंसिल बना दिया गया है जो उनकी एजुकेशन को प्रमोट करेगा। और लास्ट पॉइंट हमारा है इसमें टोटल लिटरेसी कैंपेन। इसमें किसी एक को नहीं पढ़ाया जा रहा, सबको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये नाम ही है टोटल लिटरेसी कैंपेन। इसको सर्व शिक्षा भी बोलेंगे, सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें गांव के एक एक बच्चे को घर जाके मोटिवेट किया जा रहा है। आप स्कूल आओ, मिड डे मील मिलेगा, खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, बैग मिलेगा वहीं पे। इस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है। देखो क्या लिखा है, नेशनल लिटरेसी मिशन, ब्रैकेट में लिखा है सर्व शिक्षा अभियान was launched to provide literacy to everybody in the country. This program has now become recast as साक्षर भारत। साक्षर मतलब क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया बनाना चाहते हैं, which focus on female education as mainly covers all those the group age of 15 and above। क्लियर हो गई बात। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ कि एजुकेशन की ग्रोथ के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया। अगर आप इसको सीक्वेंशियली याद करें तो बहुत इजी है। देखो पहले जनरल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन, फिर उसके बाद एलिमेंट्री 1st to 8, फिर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, फिर हायर, फिर उसको क्या करा, वोकेशनल। ये 5 पॉइंट तो बहुत सिंपल हो गए, एक सीक्वेंस में चल रहा है। उसके बाद ये 4 पॉइंट आपको याद करने हैं, टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर, रूरल। बेटा एक मिनट, ये टेक्निकल, मेडिकल, एग्रीकल्चर ये भी जनरली कहाँ होते हैं, आप देखते हैं यूनिवर्सिटी कहाँ सेटअप होती है इनकी, रूरल एरियाज में। तो अगला पॉइंट आया रूरल एजुकेशन। रूरल एरिया में चले गए तो वहां पे सबसे ज्यादा जरूरत किसको है पढ़ने लिखने की, एडल्ट्स एंड फीमेल्स। और फिर लास्ट में टोटल लिटरेसी कैंपेन। बहुत इजी है, प्रोवाइडेड एक सीक्वेंस में याद करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।